नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये जो है संस्था निःशुल्क शिक्षा के लिए इसका मतलब आविष्कार किया गया है और जो बच्चे गरीब हैं, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते, वो इससे लाभ उठा सकते हैं। आइए हम हिंदी व्याकरण में देखते हैं। वर्णमाला पढ़ा रहे थे। वर्णमाला में अभी तक हम बताए हैं कि भाषा, किसी भी भाषा का जो है व्याकरण होता है, उस व्याकरण से भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और समझना हमको आता है। और उसी क्रम में हम बता रहे थे भाषा भाषा है हिंदी, और इसमें जो है पहला किसी भाषा का विकास उसकी ध्वनि से होता है। ध्वनि बता दिए थे। ध्वनि के बाद आ जाती है वर्ण। वर्ण भाषा जो है किसी भी भाषा का विकास उसके ध्वनि ध्वनि के बाद वर्ण आता है। वर्ण के बाद उस भाषा का विकास हो जाता है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, कल हम क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन आता है हमेशा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, या तो टीजीटी हो, पीजीटी हो, मतलब हिंदी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी का नाम सिर्फ हो, वहाँ वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर आता है। और वर्णमाला से अगर यहाँ आपको फंसा देगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण हो जाएगी। ये कल हम बताए थे, यहाँ तक चला था। फिर वर्ण के बाद वर्ण का विकास कैसे होता है, पाणिनि महोदय ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी लाते हैं, उसमें वर्णमाला का विकास करते हैं। वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला वहीं से आई है, अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, उसमें माहेश्वर सूत्र का विकास हुआ है, कल बताए थे। जिससे पहले क्लास उसको देख लीजिएगा। उसमें अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। हर एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, और हर 4 पाद होते हैं, कुल मिला के 32 पाद हो जाते हैं, 32 पाद। ठीक। और इस अष्टाध्यायी में इसके रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि महोदय। सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि ने लिखा, और इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक जो व्याकरण पे आधारित है लिखा। और उसमें से जब वर्ण का विकास होता है, हिंदी में जो आता है वो संस्कृत के माहेश्वर सूत्र से आता है। तो पाणिनि महोदय ने माहेश्वर सूत्र की परिकल्पना की। उन्होंने माना कि शंकर जी, महेश मतलब होता है शंकर, शंकर ने अपने डमरू से 14 माहेश्वर सूत्रों का विकास किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्र कुल कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। और इससे प्रत्याहार बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? प्रत्याहार। तो 14 माहेश्वर सूत्र से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42 प्रत्याहार बनते हैं 14 माहेश्वर सूत्र से। 42 प्रत्याहार। और यहां तक हम कल बताए थे। आज हम देखते हैं वर्ण। वर्ण जो है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कल वाली क्लास में है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं से जिसका उच्चारण हो जाए वही स्वर कहलाता है। और स्वर को हमने स्वर को 3 प्रकार से स्वर होते हैं। स्वर जो है 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, जिसकी संख्या 4 है। फिर होता है दीर्घ स्वर, जिसकी संख्या 3 है हिंदी में। संस्कृत में यही हो जाएगा। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 होती है, लेकिन दीर्घ स्वर होता है 3। संस्कृत में 4 होता है। संस्कृत में कितना होता है? 4 होता है। फिर इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4 हिंदी में।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल संयुक्त स्वरों की संख्या, तो 4 ये 3 ये 7 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। कभी कभी पूछता है कुल मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। यही 3 होते हैं जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, क्वेश्चन और बदलेगा और कहेगा कुल दीर्घ स्वर होते हैं कितने, तो कुल दीर्घ 7 होते हैं, 4 ये भी जोड़ लेता है संयुक्त वाला। तो यहाँ तक हम बताए थे। आज नंबर आता है अगला जो चलता है, अगला चलेगा कालमान के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। आज जो है नया चैप्टर, नया टॉपिक है कि कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर का भेद, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर का भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद अलग अलग होता है। यहाँ जो है देखिए समझने की बात है कि कालमान, काल मतलब उसका समय जो लगता है, उसको बोलने में हमको जो समय लगता है, काल मतलब क्या होता है, कालमान। कालमान या कालमान या कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। ठीक, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं, 3 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला भेद है इसका, इसमें पहला भेद आएगा आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ये जो है कालमान मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, इसका जो है इसको इसलिए पढ़ा गया व्याकरण में कि इसका जो प्रयोग होता है, ये जो छंद हम जब पढ़ते हैं, छंद का जब चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा आपको कि छंद जब पढ़ते हैं तब इसका प्रयोग वहाँ बहुत मतलब होता है। इसीलिए इसको कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर का भेद मानते हैं। देखिए स्वर, यहाँ क्वेश्चन है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा कि कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर का भेद, कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसमें री लगी है। ह्रस्व स्वर में पहले समझिए कालमान क्या है, कालमान, कालमान। देखिए कालमान, कालमान उसे कहते हैं कि जब हम अपनी पलक झपकाते हैं, एक पलक झपकाने में जितना समय लग जाता है वही एक कालमान होता है। एक पलक झपकाने में जितना समय लगता है वही एक कालमान होता है। अगर ह्रस्व स्वर का उच्चारण एक कालमान में हो जाएगा, जिस स्वर का उच्चारण, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक कालमान, अपनी पलक झपका के देखिए, जितना समय लगता है उतने समय में ह्रस्व स्वर का उच्चारण हो जाए वह एक कालमान होगा, और उससे जब अधिक समय लग जाएगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, उससे अधिक समय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर।
एक कालमान समय जिसमें लगता है वह हर्ष स्वर होता है, 2 कालमान का समय लग जाता है, इससे ज्यादा हर्ष स्वर से ज्यादा बोलने में जिसमें समय लगेगा वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, और दीर्घ स्वर से ज्यादा जिससे समय बोलने में लगेगा वह प्लुत स्वर हो जाता है। ये है कालमान, मतलब उच्चारण करते समय कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, स्थान नहीं समय, कितना समय लग रहा है। जैसे अ उच्चारण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर। और उसके बाद देखिए पहले तीनों में इसका 3 नाम हो सकता है। इसको कहते हैं एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा का समय लगे जिसमें एक मात्रिक स्वर। फिर इसके बाद इसी का नाम है मूल स्वर, मूल स्वर पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में। मूल स्वर एक मात्रिक स्वर, इसमें जो है एक मात्रा का समय लगता है और इसका चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है, एक पाई खींचा जाता है इसमें। जब हम छंद पढ़ेंगे वहां देखेंगे, उसमें मात्रिक छंद एक विधान ही है मात्रिक छंदों का, उसमें इसका जो प्रयोग होता है मात्रा के आधार पे इसको गिना जाता है। फिर इसके बाद नंबर आता है दीर्घ स्वर, इसको कहते हैं द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ठीक। इसको दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। बात समझ में आई। और इसका चिन्ह लिखा जाता है यस की तरह, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। प्लुत जो होता है, प्लुत स्वर का उच्चारण इस बहुत अधिक होता है। जैसे अब यहां समझिए कि एक हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर, जैसे अ, हर्ष अ, हर्ष ई, हर्ष उ, री, हर्ष री, सब क्या है, एक मात्रिक है। हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये सब एक मात्रिक स्वर हैं। हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और हर्ष ई, ये सब क्या है, हर्ष री, एक मात्रिक स्वर हैं। और यही बात हम कर लेते हैं एक मात्रक, मतलब एक कालमान, जो एक कालमान है, कालमान अभी बताए हैं हम कि पलक झपकाते समय जब हमको जितना समय लग जाता है, एक पलक, अपनी पलक झपकाइए आंख की, तो पलक में जितना समय लगता है उसे एक मात्रिक कहते हैं। जैसे अ, बस इतने में इसका उच्चारण हो जाए। फिर इसकी संख्या कितनी होती है, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 4। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर का। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, जिसमें द्विमात्रा का समय लगे। जैसे अ हम बोले, हर्ष हो गया, हर्ष आ। इसके बाद जब हम दीर्घ आ का उच्चारण करते हैं, अ और आ में बहुत अंतर है, आ, तो इसलिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है, बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, काल का समय की मात्रा इसमें ज्यादा लगती है, इसे इसको द्विमात्रिक कहते हैं। इसका चिन्ह है यस की तरह लिखा जाता है, ठीक। यह छंद में इसका प्रयोग बहुत होता है। इसकी संख्या 3 है, जो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इसकी संख्या 3 है। इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आइए प्लुत की बात करते हैं। इसमें जो है किसी को बुलाने, या लड़का चिल्ला रहा है, रो रहा है, बहुत ज्यादा समय लगता है जिसमें। जैसे किसी को बुलाते हम, हे, अरे, ज्यादा जब खींचते हैं हम किसी वर्ण को तो उसमें समय लगता है। इसका चिन्ह जो है 3 की तरह लिखा जाता है, हिंदी का जो 3 होता है ऐसे, ठीक। इसका चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ये प्लुत स्वर होता है। इसका प्रयोग जो है वैदिक साहित्य में बहुत अधिक होता है, वैदिक संस्कृत में, क्योंकि कभी कभी आपने लिखे हुए देखे होंगे, ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है। ये जो है, ये कौन सा स्वर है, तो ये प्लुत स्वर है। बात समझ में आई। तो कालमान या मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद। पहला है हर्ष स्वर, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसे एक मात्रिक या हर्ष स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में द्विमात्रा का समय लगे उसको द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में त्रिमात्रा, द्विमात्रा से अधिक समय लग जाए
उसको प्लुत स्वर कहते हैं। आइए हम अलग अलग इन लोगों का मतलब परिभाषा दे देते हैं। देखिए, पहला है कालमान। क्या है? कालमान। कालमान, कालमान एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक कालमान कहते हैं। एक बार पलक झपकाने में, एक बार पलक एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक कालमान कहते हैं। एक कालमान कहते हैं, उसे एक कालमान कहते हैं। एक बार पलक झपकाने में, आंखों की पलक एक बार झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक कालमान कहते हैं। उसी के आधार पे मात्रा या कालमान के आधार पे स्वर का 3 भेद बताया है। और उसमें हर्ष स्वर या एक मात्रिक स्वर, उसी का नाम क्या है? पहला देखिए, तीन प्रकार से बताया गया है। पहला क्या है? पहला ह्रस्व स्वर, इसी को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जिसका चिन्ह जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक, एक मात्रिक स्वर, जिस स्वर का उच्चारण एक कालमान में हो जाए, जिस स्वर का उच्चारण एक कालमान में हो जाए उसे एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण, जिस स्वर का उच्चारण एक कालमान में हो जाए, एक कालमान में हो जाए उसे एक मात्रिक, उसे एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक, हिंदी में इसकी संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर की 4 होती है। इसकी संख्या कौन है? हर्ष आ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। यही जो है 4 जो है ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर की। इसके बाद किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर या इसी का नाम है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इसका चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है यस की तरह, इंग्लिश वाला। फिर इसके बाद जिसको बोलने में द्विमात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के, जिस स्वर के
उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय लगे, उसे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो है 3 होती है, इसकी संख्या 3 मानी गई है। इसमें दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ आता है। दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ आएगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें द्विमात्रा का समय। द्विमात्रा का समय मतलब जिसको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है उसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे, हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे, उसको दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्लुत स्वर का। किसका आता है? प्लुत स्वर। इसके बाद नंबर आता है प्लुत स्वर का प्लुत स्वर। इसको जो है हम इंडिकेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, लिखा जाता है। इसका चिन्ह जो है 3 है, 3 की तरह लिखा जाता है। ठीक, और इसके उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में, उच्चारण मतलब बोलने में, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से ज्यादा ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसको जो है 3 की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में ज्यादा होता है। इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में ज्यादा होता है। वैदिक साहित्य मतलब वेदों में, वेदों और पुराणों में प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादा होता था। ये संस्कृत का है, अब इसको जो विलुप्त की कगार पे हो गया है हिंदी साहित्य में। बात समझ में आई? तो उच्चारण या कालमान के आधार पे स्वर के कितने भेद? देखिए, कालमान या मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। कालमान या मात्रा के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर का नाम है एक मात्रिक स्वर। इसकी संख्या 4 होती है: ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। दीर्घ स्वर इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसको जो इंडिकेट या प्रदर्शित किया जाता है यश की तरह। इसकी संख्या 3 होती है: दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। इसकी संख्या कितनी होती है? 3। फिर इसके बाद नंबर आता है प्लुत स्वर का। प्लुत स्वर जो है, जो हिंदी की होता है 3 की तरह लिखा जाता है। इसको जो है ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा, ओम की तरह लिखा हुआ होता है ये। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कालमान
एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक कालमान कहते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको जो है एक पाई की तरह लिखा जाता है। जिस स्वर का उच्चारण एक कालमान में हो जाए उसे एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 3 होती है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। फिर इसके बाद आता है नंबर आपका प्लुस स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे उसे प्लुस स्वर कहते हैं। इसको इस तरह लिखा जाता है और वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग होता है, हिंदी साहित्य में इसको विलुप्त ही समझा जाता है। बात समझ में आई? अब पूछेगा, देखिए यही क्वेश्चन बन जाता है। फिर स्वर का लगभग समाप्त है। उच्चारण स्थान जो बताएंगे तो उच्चारण स्थान जब स्वर और व्यंजन का बताएंगे तो वहां पे उसका आएगा नंबर। इसके 2 क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपको कि बहुत पूछता है 9th और 10th और 11th 12 में कि कहीं कहीं किताबों में वो गलत भी दिया है कि हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या। आगे देखते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या। देखिए इसमें कहीं कंफ्यूजिंग नहीं है, 13, 15, 20 ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जब इसके पहले वीडियो में आप देखेंगे तो स्वर के प्रकार जब बताए हैं उसमें मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 मूल स्वर, मूल स्वर 4 होते हैं। और फिर इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हो गए। फिर इसके बाद संयुक्त स्वर की बात कर लेते हैं तो संयुक्त स्वर का नंबर आता है तो ये भी कितने होते हैं? 4। तो 4 4 4 8 और 8 3 कितना हो जाएगा? 11। 8 3 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है। इसमें कोई नहीं कंफ्यूज होना है कि तो जो है अंग और अ उसका अलग विधान है, वो जो है अनुस्वार और विसर्ग है वो स्वर में नहीं आता। लेकिन कोई कोई विद्वान उसको स्वर और व्यंजन दोनों मानते हैं, कोई कोई विद्वान उसको स्वर मानते हैं। उसको बताएंगे हम, उसका विधान अलग है, उसको अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 4 होती है। संस्कृत में हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 होती है और संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, तो इसमें जो है आप जो है स्वर कितने होते हैं? 11। यही पूछ देगा हिंदी में मात्रा की संख्या कितनी होती है? मात्रा, तो मात्रा की संख्या 10 होती है। हिंदी में मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। सबकी अलग अलग मात्राएं होती हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, री हो गया, ए, ओ, औ। अब इसकी गणना करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 स्वर हो गए। और देखिए, और इसमें मात्रा हम बोले हैं, मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। तो इसमें देखिए इसकी मात्रा हम देखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। जब हम कक्षा 1 में पढ़ते थे, कक्षा 2 में पढ़ते थे, तभी हमको सिखाया जाता है। सरकारों द्वारा ये व्यवस्था आंगनबाड़ी की गई है, उसमें भी मात्रा सिखाया जाता है। अब वो चीज़ें यहाँ पे बतानी पड़े ये तो शर्म की बात है, लेकिन बता देते हैं कि मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। देखिए आ की मात्रा ये है और ह्रस्व ई की मात्रा ये ऐसे चलती है और दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगती है। ह्रस्व ऊ की मात्रा जो है ऐसे होता है और दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे होती है।
री की मात्रा ऐसे होती है ए, देखिए यहाँ ध्यान देना है, ए हम जब लिखते हैं ए तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन मात्रा जब उसकी देते हैं तो इस पे ऊपर से लगा देते हैं एक ऐ की मात्रा जो है ए लिखते हैं इस तरह, लेकिन मात्रा डबल कर देते हैं उसकी ए, फिर इसके बाद ओ, फिर इसके बाद बात करते हैं औ की, औ की मात्रा जो है ऐसे लगा देते हैं। अब इसकी गणना कीजिए कितनी मात्राएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। पूछ सकता है कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती, तो इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको कि ह्रस्व आ की मात्रा नहीं होती है, हिंदी में ह्रस्व आ की मात्रा नहीं होती है। और इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उदासीन स्वर, उदासीन स्वर, इसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आई। पीछे की वीडियो आप जब रिवीजन करेंगे तो यहाँ तक पाएंगे आप बहुत बेहतर से मिला है, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं बहुत ही बेहतर और बहुत प्रमाणित पुस्तकों से मिल रही हैं। जो बाजारू पुस्तकें मिलती हैं उससे कोई लेना देना इसका नहीं है। नमस्कार मित्रों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। ठीक।